आज हम शुरू करते हैं अपना सेट 2016 का क्वेश्चन। और मेरी कुछ वीडियो को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला हुआ है और लगभग कोई 2500 से ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी चले गए हैं और 100 घंटे से ज़्यादा भी चल गई है वो, तो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं या मान लो आप CCS यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ ये आपको BSc केमिस्ट्री में फेल नहीं होने देंगे। सो के 100% आपको टॉप मार्क्स तक लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं तो, कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको हानि तो होगी ही होगी, पर अगर कवर कर लेते हैं तो ये आपको 100% लेके जाएंगे। एबो 50 में से लगभग कोई 40 मार्क्स ये आपको दिलाने में काम करेंगे, जो मैं आपको यहाँ लगातार पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको केवल शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और कुछ और समय के बाद में मैं आपको जो इसके टॉपिक हैं, टॉपिक भी मैं आपको धीरे धीरे इनके क्लियर करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। अब मार्च चला हुआ है, लगभग 15 मार्च के बाद में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है, इससे आसान मुझे तो लगता नहीं कोई सब्जेक्ट है। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हिम्मत आपकी बनी रहनी चाहिए, हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। जबकि आपके BSc में इससे आसान सब्जेक्ट मैं नहीं मानता कि इससे आसान कोई सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है BSc में, ठीक है। चाहे आप BSc बायोलॉजी से हों, चाहे आप BSc मैथ्स से, तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट है और मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा ये सब्जेक्ट आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप इसमें फेल नहीं होगे, मेरा वादा है आपसे, और 100% आप यहाँ से निकल भी जाओगे, वो भी एक बिल्कुल अच्छे खासे ऐसे मार्क्स के साथ में कि आपको कोई कुछ भी कहेगा नहीं कि आपके मार्क्स कैसे हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं केमिस्ट्री विद JP सिंह, केमिस्ट्री गुरुजी चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे पूछा गया है क्या कि एथिलीन के औद्योगिक उपयोग बताइए, क्या होते हैं औद्योगिक उपयोग। तो पहली बात तो जो एथिलीन इसका उपयोग किया जाता है सेव, केला, टमाटर आदि के पकाने में। दूसरा निश्चेतक के रूप में, इसके द्वारा किसी को मूर्छित भी किया जा सकता है। मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस क्या है, एक जहरीली गैस थी जिसका यूज किया गया था कभी विश्व युद्ध में, ठीक है। अगर हम एथिलीन की अभिक्रिया करा देंगे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 की रिएक्शन हम करा देंगे किससे, H2Cl2 से, तो ये बन जाता है हमारे पास में CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस S, ठीक है। तो ये मस्टर्ड गैस, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारी मस्टर्ड गैस। और इसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 4 है विलायक, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकोल के बनाने में। एथिलीन ग्लाइकोल, अगर हम एथिलीन की रिएक्शन करा देंगे किससे, ये हमारे पास में एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन से, तो हमें जो यहाँ बन जाएगा वो बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये CH2OH जो है ये क्या है, हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है। और ये दोनों के दोनों हैं बेयर अभिकर्मक जो हमने यहाँ प्राप्त किए हुए हैं। आलू की पैदावार करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। रबड़ पॉलिथीन के उत्पादन में भी होता है, टेफ्लॉन के बनाने में भी होता है, और ऑक्सी एथिलीन ज्वाला बनाने में इसका उपयोग होता है, काहे में, गैस में वेल्डिंग करने में। अगर आप रबड़ या पॉलिथीन में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो पॉलिथीन बनाने में तो कुछ नहीं होता है, N अणु लेंगे किसके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, और यहाँ क्या लिख देंगे हम इसमें, पॉलीमराइजेशन, ठीक। पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होगा। तो ये हमारे पास में ये तो है एथिलीन, एथिलीन, और ये है हमारे पास में पॉलीथीन POLY-THCl, ठीक है, पॉलीथीन। फिर ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। टेफ्लॉन क्या होगा, जो हमारे पास में ये एथिलीन था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे F2 से, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्बनेस हो जाएंगे और जब ये हमारे पास में बन जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो यही हमारे पास में क्या होगा, टेफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये क्या होगा हमारा टेफ्लॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, वेस्ट्रान क्या है। वेस्ट्रान होता है, ठीक है, वेस्ट्रान का जो नाम होता है 1122 टेट्राक्लोरोएथेन। इसमें पहली पोजीशन पे भी और दूसरी पोजीशन पे भी क्या जुड़े हुए होते हैं, 2 Cl। इसके निर्माण की बड़ी विधि बहुत ही आसान है। एसिटिलीन लेंगे, एसिटिलीन की भी क्रिया किससे करा देंगे, 2Cl2 से, FeCl3 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या बन जाएगा, CHCl2CHCl2। अगर यहाँ आपको कोई इसे जोड़ने में, कोई योग करने में इसमें आपको कोई परेशानी इसकी आ रही है तो परेशानी आनी नहीं चाहिए, मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। क्लियर करा दूं क्या, ठीक है। चलिए क्लियर कर लेते हैं इसे। अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी इसमें आ रही है तो कुछ भी अपना ऐसी समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए, क्लियर कर लेंगे जी। चलिए देखिएगा ध्यान से, जो हमारे पास में ये था CH और ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ था दूसरा CH। जब इसका एक ये वाला बॉन्ड हम हटाएंगे तो एक बॉन्ड इसका खुल जाएगा, एक बॉन्ड इसका खुल जाएगा,
अगर हम इसका दूसरा बॉन्ड भी हटाएंगे तो एक बॉन्ड ये खुल जाएगा और एक बॉन्ड ये खुल जाएगा। हमने क्या लिया है 2Cl2, 2Cl2 का मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो हमारे पास में ये 2 है, तो 2 में क्या होगा, एक Cl इससे जुड़ जाएगा, एक Cl इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ये हमारे पास में बन गया है CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2। ठीक है, ये इस टाइप से हमारे पास में बन गया। तो ये हमारे पास में वेस्टर्न की बन गया, हमने आराम से पढ़ भी लिया। वेस्टर्न के यूज में होते हैं, यह एक भारी द्रव होता है, ठीक है, दूसरा है ज्वलनशील होता है, इसका क्वथनांक होता है कितना 146 डिग्री होता है, और इसका जो उपयोग होता है काहे में होता है, तेल में, वसा में, पेंट, वार्निश आदि में, किस रूप में, विलायक के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये DDT हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार फिर निगाह लगा लेते हैं। तो DDT जो होता है, DDT का फॉर्मूला जो होता है ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला इसका होता है, और हम यहाँ क्लोरल की विक्रिया करा देंगे, किससे, क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरल का जो O होगा 2H के साथ में जुड़ जाएगा, क्या बना देगा यहाँ से H2O, और ये जो बॉन्ड इसके कार्बन के जो 2 बॉन्ड खाली रहेंगे, ये वाले, ये बॉन्ड ये और ये वाला, तो ये जो बॉन्ड खाली होंगे इनमें से एक बॉन्ड से एक बेंजीन की रिंग जुड़ जाएगी और दूसरे बॉन्ड से दूसरी बेंजीन की रिंग जुड़ जाएगी, और क्या बना लेगा इसमें ये DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिल, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास में डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिल, एक एक दो के लिए एथिल, इसका नाम होता है। इसके भौतिक गुण कैसे कैसे होते हैं, देखिए इसका पहला भौतिक गुण ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और कैसा होता है, ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका गलनांक कितना होता है 109 डिग्री, और जल में ये लगभग अल्प विलय होता है, जबकि वसा में कैसा होता है, ये घुलनशील होता है। फिर इसके बाद में इसका एक उपयोग है, जैसे कि इसका उपयोग किया जाता है कहाँ, फसलों में कीटनाशक के रूप में। चलिए ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फसलों में कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने इसके देखे हैं, ये क्या है हमारे पास में इसके भौतिक गुण, ठीक है। आगे चलते हैं इससे, ये हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में। अगर आपको DDT से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो जो हमारी पहली वीडियो है उनमें मैंने आपको DDT अच्छे तरीके से क्लियर करा रखा है, वहाँ से आप DDT को देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो टाइम से ही मिलती रहे। और जिसमें बेल आइकन है इसका, जो हमारे पास में सब्सक्राइब का बटन होता है, ये आपको मेरे नीचे यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो सब्सक्राइब का बटन होता है इसे दबाइए, और इस बटन को दबाने के साथ ही नोटिफिकेशन को, जिसमें बेल आइकन है, उसे ऑन कर दीजिए, ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आपको मिले, मैं कोई भी वीडियो डाल दूं तो आपको सबसे पहले मेरे आप तक पहुंच जाए। फिर इसके बाद में इसमें पॉइंट नंबर 2 में हमसे लिखा हुआ था कि इसका उपयोग मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले मलेरिया को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसका दुष्प्रभाव देखिए, विषैला होता है, अधिक समय तक उस स्थान पर बना रहता है जिस स्थान पर इसका छिड़काव किया जाता है, और स्तनधारियों के शरीर में पहुंच जाता है, और ये तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दों आदि को प्रभावित करता है। उसके कारण क्या हो जाता है, कैंसर जैसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके दुष्प्रभाव हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में था एक अगला क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजीन में 3 द्विबंध है किंतु संतृप्त यौगिक है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। चलिए हम पॉइंट दर पॉइंट समझते हुए चलेंगे। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। पहली बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला ज्ञात किया जाता है किससे, विश्लेषण से और अणुभार के आधार पे, ठीक है। अब बेंजीन के सूत्र से स्पष्ट है कि कोई यह एल्केन नहीं है, क्योंकि इसमें एल्केनों से 8H परमाणु कम है। वही अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n+2। अब अगर मैं यहाँ C की बात करूँ तो कितना हो गया 6, तो H का मान कितना हो जाता है 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाता, मगर है कितने 6, तो ये 8 कम है, इसका मतलब ये कोई एल्केन नहीं है, कम है। अगर हम बात करेंगे एल्कीन की तो एल्कीन भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 कम है। अगर बात करेंगे एसिटिलीन की, सॉरी एल्काइन की, तो कितना हो जाता है 6 दूनी 12, 12 में 2 चलेंगे तो कितने बच जाते 10, ठीक है, वो भी नहीं है, उससे भी कम है। तो यहाँ से अब आगे चलेंगे, इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हुए चलेंगे इसका। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने लिखा है कि असंतृप्त यौगिकों की संतृप्ति के लिए 8H परमाणु आवश्यक होते हैं, जबकि बेंजीन केवल 6H परमाणु द्वारा ही संतृप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई असंतृप्त यौगिक नहीं होगा। अगर असंतृप्त यौगिक है, डबल बॉन्ड है इसमें, देखिए किस टाइप से है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे कि बेंजीन खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के समान क्षारीय KMnO4 तथा ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है। इसका मतलब खुली श्रृंखला में नहीं पाया जाता है, बंद श्रृंखला में पाया जाता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 क्योंकि जो खुली श्रृंखला में कार्बन यौगिक पाए जाते हैं केवल वही अभिक्रिया करते हैं किससे,
ब्रोमीन जल से, ठीक है। ब्रोमीन जल से केवल वे ही अभिक्रिया करते हैं जो काहे में पाए जाते हैं, खुली श्रृंखला के रूप में, ठीक है। तो ये जो KMnO4 है और जो ब्रोमीन जल है ये तभी अभिक्रिया करेगा अगर ये खुली श्रृंखला में पाया जाता तो, अगर ये खुली श्रृंखला में नहीं पाया जाता है तो ये अभिक्रिया करेगा। इसका मतलब क्या है, ये असंतृप्त कार्बन यौगिकों के समान कोई भी, चलिए ब्लैक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, सॉरी पॉइंट नंबर 3 कि बेंजीन 6H परमाणु तथा 6Cl परमाणुओं से योग अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इससे सिद्ध होता है कि बेंजीन में अणु में 3 द्विबंध होते हैं, अतः बेंजीन रिंग संरचना पाई जाती है। क्योंकि यहाँ जो हमारे पास में है पॉइंट नंबर ए से इसे समझिए कि बेंजीन केवल एक मोनो प्रतिस्थापन यौगिक बनाती है। पॉइंट नंबर बी समझिए, ठीक है, कि बेंजीन 3 समावयवी द्वि प्रतिस्थापन यौगिक बनाता है। ये कुछ पॉइंट हमें यहाँ मिले हुए हैं, ठीक है। अब बेंजीन को निम्नलिखित 3 संरचनाओं के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ हम इस पॉइंट को एक बार दोबारा से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ हमने लिखा हुआ था पॉइंट नंबर 3 में कि बेंजीन 6H परमाणु तथा 6Cl परमाणुओं से योग क्रिया प्रदर्शित करता है, जिससे सिद्ध होता है कि बेंजीन अणु में 3 द्विबंध होते हैं। भाई 3 द्विबंध होंगे तभी तो जुड़ेंगे, एक द्विबंध पे कितने जुड़ेंगे, 2, तो 3 पे कितने जुड़ेंगे, 6। अतः बेंजीन में रिंग संरचना पाई जाती है, क्योंकि बेंजीन केवल एक मोनो प्रतिस्थापन यौगिक बनाती है, केवल एक ही प्रतिस्थापन यौगिक बनाती है जिसमें से एक निकलेगा। और बेंजीन 3 समावयवी द्वि प्रतिस्थापन यौगिक बनाती है और उसके जैसे 3 समावयवी भी बना देती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसमें से कुछ संरचनाएं जो इसमें से हटी हुई हैं इन्हें सही कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये दिखाई देने के फलस्वरूप एक अंतर से इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। और जो हमारा लास्ट वाला बचा हुआ है इस हमारे लास्ट वाले में भी क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। और यहाँ हम क्या काम करेंगे, इस तरह से दिखा, ठीक है। अनुनाद स्थिति को प्रदर्शित किया गया है 1, 2, 3 स्थिति से 1, 2, 3 में कि बेंजीन की अनुनाद स्थिति को प्रदर्शित करता है। बेंजीन में 3 द्विबंध बहुत तेजी से अपनी स्थिति परिवर्तित करते रहते हैं, जिस कारण इसे स्थिति 3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अनुनाद के कारण ही बेंजीन एक स्थायी यौगिक है जो संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये वाली जो स्थिति है ये इससे ही हम इसे प्रदर्शित करते हैं और यही स्थिति हमारे अनुरूप होती है, जिसे हम बार बार लगा देते हैं किसी भी अपने सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ था कि टार्टरिक अम्ल में समावयवता, कि टार्टरिक अम्ल में समावयवता को प्रदर्शित कीजिए। टार्टरिक अम्ल कितने रूपों में पाया जाता है और कितने में नहीं। तो जो टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है भैया ये होता है COOH CHOH CHOH COOH, ठीक है। तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते थे COOH CHOH, ये लिखा हुआ है हमारे पास में CHOH और लास्ट में COOH। अब आप ध्यान से रखिएगा, H से OH की ओर घूर्णन होगा, H से OH की ओर घूर्णन होगा। तो जब हम इसे कंप्लीट घूर्णन की बात करेंगे तो कैसा घूर्णन हो जाएगा, ये हमारा डी रूप में घूर्णन हो जाएगा, ये वाला। जब हम यहाँ बात करेंगे तो हमें पता है H से OH की ओर घूर्णन होगा, H से OH की ओर घूर्णन होगा, तो ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। तो ये घूर्णन कैसा हो गया है, L रूप का। मगर इसमें जब हम इनकी बात करेंगे इसके मेजर रूप की, तो क्या होगा, H से OH की ओर इधर से घूर्णन होगा, H से OH की ओर इधर से घूर्णन होगा। तो यहाँ क्या होगा, एक घूर्णन ऐसे हो रहा है तो दूसरा ऐसे हो रहा है, दोनों के दोनों घूर्णन एक दूसरे के मुक्त हो रहे हैं। एक घूर्णन ऐसे आया तो दूसरा तुरंत ही उसके नीचे से चला और ऐसे आ गया, तो एक दूसरे के मुंह पे आ गया। अगर ऐसे चलेंगे तो घूमते चले जाएंगे, मगर यहाँ क्या है, एक दूसरे के मुंह पे आए हुए हैं इस टाइप से, ठीक है। अगर मुंह पे आएंगे इस टाइप से तो एक दूसरे को घूमने नहीं देंगे। ऐसे यौगिक जो हमें प्राप्त होंगे वे हमारे कैसे हो जाते हैं, मेसो रूप, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो हमें बाद में जो प्राप्त हुए हैं ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, इसके मेसो रूप, ये जो हमने बाद में बनाए गए हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है केवल बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन में हमने लिखा हुआ है कि टार्टरिक अम्ल ऐसा प्रकाश समावयवी यौगिक है जो 2 समान स्टीरियोजेनिक अर्थात असमित कार्बन परमाणु रखता है। इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक स्टीरियोजेनिक कार्बन परमाणु कुछ इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है, जो प्रकाश समावयवी यौगिकों के रूप की संख्या जिसमें उपस्थित स्टीरियोजेनिक कार्बन परमाणुओं की संख्या n के आधार पर होता है, ठीक है। इसमें कितने रूप बनेंगे वो n पे निर्भर करेगा। कितने हैं इसमें, 1 और 2। जब 2 है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 की पावर 4 पाए जाएंगे। तो देखिए 1 2, तो 4 रूप हमने इसके यहाँ बना भी रखे हैं। मेजर रूप इसके कितने पाए जाएंगे, तो जो हमने चित्र में से समझा है वही हमने यहाँ समझा है। अब डी रूप कौन सा होता है, जो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है, और एल रूप कौन सा होता है, जो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है। और मेजर रूप कौन सा होता है, मेजर रूप भैया वो होता है जो प्रकाश के तल को ना दाईं ओर घुमाएगा और ना ही बाईं ओर घुमाएगा। ये होते हैं प्रकाश अघूर्ण।
ये प्रकाश को किसी दिशा में भी नहीं घुमाते। चलिए इससे अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विनाइलेशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है विनाइलेशन क्या है, इसकी क्रियाविधि दीजिए। तो विनाइलेशन में हम क्या काम करते हैं, यहाँ हमारे पास में जैसे टिलीन है, इसकी क्रिया किससे करा देंगे, मेथेनॉल से, और हमें जो प्राप्त हो जाता है वो हमें प्राप्त हो जाता है इसमें मैथिल वाइनिल ईथर। ठीक है, और इस टाइप की जो हमारी अभिक्रिया होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, विनाइलेशन, जो इसकी क्रियाविधि होगी। तो एसिटिलीन की क्रिया मेथेनॉल से CH3O के पोटेशियम है ये। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो ये मेथिल एल्कोहल का जो पोटेशियम लवण है, जैसे कि हमने भी पढ़े हैं एथिल अल्कोहल के सोडियम और पोटेशियम लवण, सोडियम मेथोक्साइड। ठीक है, तो ये मेथोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम मेथोक्साइड। उपस्थिति में 150 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से मेथिल वाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। वाइनिल बोल लीजिए या विनाइल बोल लीजिए, क्लोराइड प्राप्त होता है। कैसे कैसे प्राप्त हुआ है, चलिए इसकी क्रियाविधि को समझ लेते हैं। आपको बिल्कुल एकदम प्यार से समझ में आ जाएगी क्रियाविधि भी, बिल्कुल ऐसा मान के चलिए इसके रसगुल्ले की तरह है, एक बार आप मुंह में देंगे तो तुरंत ही गले से अंदर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी एकदम। ठीक है, तो देखिए इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेप में देखिए कि जो हमारे पास में CH3COO है, ये क्या बन जाएगा, CH3O- और K पे प्लस। ठीक है, आयनों में ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास में CH3O- है, ये रिएक्शन करता है किससे, एसिटिलीन से, और क्या बना लेता है, कार्बन आयन, इस टाइप से। ठीक है, इसका एक बॉन्ड यहाँ से हटता है, किससे जुड़ जाएगा, इससे दूसरे वाले से, और ये स्थानांतरित होने के बाद में जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो माइनस है वो किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, C पे, जो हमारे पास में इसमें CH था, एक पे आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में CH3O था ही, जिसका बॉन्ड हटेगा तो जिस पे प्लस आएगा ये इससे जुड़ जाएगा, केवल माइनस वाला बचेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझा देता हूँ। ये हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड इस पे चला गया, बॉन्ड चला जाएगा तो CH पे क्या आ जाएगा, प्लस, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH। अभी CH पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब हमने इसे ब्रेक करके देखा तो हमने इसकी रिएक्शन किससे करा रखी, इससे करा दिया है, CH3O पे माइनस। अब ये अपना एक इसे देगा तो एक बॉन्ड बना लेगा, तो ये ना बन जाएगा CH3O CH डबल बॉन्ड CH। देखिएगा बिल्कुल एकदम सेम बना हुआ है ये वाला जो हमने दूसरा लिया हुआ है, तो कोई हार्ड नहीं होना चाहिए आपको। फिर इसके भी क्रिया किससे करा देंगे, मेथेनॉल से करा देंगे, तो मेथेनॉल का कौन जुड़ जाएगा, इससे H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में बन जाएगा CH3CH। ठीक है, फिर एक इस पे माइनस आया हुआ है, एक H प्लस और जुड़ जाएगा, तो जाके क्या बन जाएगा, ये CH2, एक और इसका आ जाएगा इसके पास में, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में यहाँ, सॉरी ये CH2 ही रहेगा, CH2 CHO CH3। ठीक है, मैथिल वाइनिल कीटोन, और ये निकल शुरू में इससे आगे जुड़ा था मेथोक्सी आयन, जो शुरू में जुड़ा था, ये वापस रिएक्शन किससे कर लेगा, K प्लस से, और वापस इसी रूप में चेंज हो जाएगा जिस रूप में पहले से था। चलिए 2020 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2020 में आपको मिलेगा ही मिलेगा, लॉन्ग में नहीं मिलेगा तो शॉर्ट में मिलेगा, वो है आपका बायर विकृति सिद्धांत। ये मिलने वाला है, आपको लिख लीजिए, भी 2020 में मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको वे ही करा रहा हूँ जो आपको 2020 के पेपर में बिल्कुल रखे हुए ही पाएंगे, और मैं आपको बार बार बता के भी चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर पता नहीं आप कहाँ सो रहे हो, देखने का आपका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अगर सो रहे हो तो जाग जाइए और पढ़ते हैं बायर विकृति सिद्धांत। बायर विकृति सिद्धांत की जो पॉइंट्स हैं वे कुछ नीचे हैं, पहले यहाँ रिएक्शन देखेंगे। यहाँ जो एथिलीन है वो रिएक्शन कर रही है किससे, H2 से, क्या बना रही है, एथेन, और साइक्लोप्रोपेन HBr से रिएक्शन करके क्या बना रही है यहाँ, 1-ब्रोमोप्रोपेन। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी होंगी, मगर मेन बात ये नहीं है। बायर विकृति सिद्धांत समझाता है जो हमारे पास में चक्रीय एल्केन होते हैं उनकी क्रियाशीलता को, कि कौन अधिक क्रियाशील होगा और कौन कम क्रियाशील होगा, कब अधिक क्रियाशील होगा और कब कम क्रियाशील होगा। चलिए ये हमने एक रिएक्शन दिखा दिया यहाँ साइक्लोब्यूटेन की, यहाँ क्या बन रहा है, 1-आइडोब्यूटेन, HI से करा देंगे। अब यहाँ हमने क्या समझाया है कि जो उच्च साइक्लो एल्केन होते हैं, ठीक है, वे एल्कीन की तरह पर्याप्त स्थायी होते हैं तथा HI के द्वारा भी प्रभावित नहीं होते हैं। उच्च साइक्लो एल्केन के स्थायित्व तथा एल्कीन तथा निम्न साइक्लो एल्कीन की क्रियाओं को समझाने के लिए बायर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे क्या बोल देते हैं, बायर का सिद्धांत या बायर का विकृति सिद्धांत। इसके अनुसार किन्हीं दो सहसंयोजी बंधों के बीच का कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। एक कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती है, 4 होती है, जो कार्बन के 4 चतुष्फलकों को प्रदर्शित करती है, अर्थात 4 कोणों को निर्दिष्ट करती है। ठीक है, अब जो कार्बन की संयोजकता है वो स्थिर नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, अर्थात इसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है या किया जा सकता है। ठीक है, और दिशा में किया गया परिवर्तन ही हमें विकृति उत्पन्न कर देता है। इससे कैसा हो जाता है, अस्थायी। अगर अस्थायी हो जाएगा तो किसी न किसी से रिएक्शन कर लेगा। अब याद रखिएगा, बंद में विचलन 109 डिग्री 28 मिनट से जितना अधिक होगा अणु उतना ही अधिक विकृत होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में जो है वो है हमारे पास में संरूपण। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, ठीक है। संरूपण, विन्यास तथा संरूपण में अंतर बताइए। तो यहाँ देखिए जो संरूपण होता है वो क्या होता है, संरूपण के कौन कौन से गुण हैं। संरूपण किसी अणु में एकल बंध के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। एकल बंध में घूर्णन संभव होता है मगर द्विबंध में घूर्णन संभव नहीं होता है। अगर एकल बंध में घूर्णन हो जाता है तो इसके कारण संरूपण संभव है, ठीक है, नहीं तो संरूपण संभव नहीं। संरूपण से अगर आप परेशान हो रहे हैं, फिलहाल आप इसके यहाँ पॉइंट याद कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ संरूपण पे या एल्कीन पे या एल्काइन पे, या जो छोटे छोटे से आपके टॉपिक हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, और जो फर्स्ट केमिस्ट्री की जो रिएक्शन आपकी रुकी हुई थी वे भी आपको बहुत ही जल्दी मैं कंटिन्यू करूंगा। ये मान के चलिएगा आपको कल से ही मिल जाएगी। फिर इसके बाद में देखिएगा जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, संरूपण व्यवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, एक दूसरे पर प्रत्यारोपित हो जाती है ये। और किसी अणु में संरूपणों की संख्या अनंत हो सकती है, बहुत सारे बन सकते हैं। और दो संरूपणों की ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, और जो ऊर्जा का अंतर जितना कम होगा उतना ही अधिक स्थायी होंगे। संरूपण का अंतः परिवर्तन अणु में एकल बंध के घूर्णन के कारण होता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जो घूर्णन है वो केवल एकल बंध में ही संभव है, द्विबंध में संभव नहीं। चलिए बात करते हैं विन्यास की। विन्यास क्या होता है? विन्यास किसी अणु में द्विबंध या रिंग के चारों ओर घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जो विन्यास उत्पन्न होता है वो कब होता है? किसी अणु में द्विबंध या रिंग के, जो बेंजीन रिंग होती है या कोई और रिंग ऐसी होगी, उसमें घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। विन्यास व्यवस्थाएं एक दूसरे में सरलता से परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं। वे करे जा सकते हैं, ये करे जा सकते हैं, मगर ये नहीं करे जा सकते हैं। यहाँ से आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 3, किसी अणु में विन्यास की संख्या एक ही हो सकती है, केवल एक हो सकती है। और पॉइंट नंबर 2 कि दो विन्यास की ऊर्जा का अंतर अधिक होता है, जितना अधिक ऊर्जा का अंतर होगा उतना ही कम स्थायी होगा। विन्यास का अंतर परिवर्तन अणु के बंध के टूटने तथा बनने का कारण होता है। विन्यास का जो अंतर परिवर्तन होता है उसके कारण ही अणु के जो बंध होते हैं वो टूटते हैं और बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको जो मिला हुआ है, आपको वो मिला हुआ है स्टेरिक इफेक्ट अर्थात स्टेरिक प्रभाव। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, स्टेरिक प्रभाव। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लगातार करके दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनाने में काफी समय भी लगता है, काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। और जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, अगर आप दुकान से कहीं से भी जाके सोल्ड पेपर खरीद लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ से अलग है। क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आंसर भी मिलेंगे, मगर हमारे जैसे नहीं मिलेंगे। हमने क्वेश्चन बिल्कुल लिमिट में एकदम फिट करके सही कर रखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपको कंप्लीट में ही ओके 2 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। ये एक त्रिविम प्रभाव होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास में है ये क्या हिस्टेरिक इफेक्ट, ये क्या होता है? त्रिविम प्रभाव होता है। जो कब उत्पन्न होता है? जब अणु में क्या होता है? भारी प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या है। यह एक संरचनात्मक विशेषता है जो किसी अणु में भारी प्रतिस्थापन के कारण उत्पन्न होती है तथा रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करती है। किसी अणु में उपस्थित समूह के ज्यामितीय विन्यास तथा आकार के कारण उत्पन्न प्रभाव जो अभिक्रिया की गति को कम कर देता है, क्या कहलाता है? त्रिविम प्रभाव। जैसे कि हमने एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ा है कि बेंजोइक अम्ल का एस्टरीकरण आसानी से हो जाता है, जबकि 2,4-डाई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल या 2,4-डाई मेथिल बेंजोइक अम्ल का एस्टरीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रो व मेथिल समूह यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा, मगर इसका नहीं होगा, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का एस्टरीकरण आसानी से हो जाएगा, इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों के उत्पन्न करेंगे यांत्रिक अवरोध, और ये यांत्रिक अवरोध जो उत्पन्न करेंगे ये क्या है? इसका त्रिविम प्रभाव। फिर इसके बाद में इसका एग्जाम्पल 2 यहाँ हमने लिया हुआ है क्या? साइनोबेंजीन। तो जो साइनोबेंजीन है इसका आसानी से जल अपघटन हो जाएगा इस वाले का, मगर इसका आसानी से नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? क्योंकि मेथिल समूह उपस्थित है और मेथिल समूह क्या उत्पन्न करेगा? इसमें यांत्रिक अवरोध। अब ये जो यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करेगा यही क्या है हमारा? जो यांत्रिक अवरोध उत्पन्न कर रहा है ये हमारा क्या है? स्टेरिक प्रभाव है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा इस वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। एल्किनों की इलेक्ट्रोफिलिक योग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की विवेचना। इतने लंबे की आवश्यकता नहीं होगी, एक दो से भी काम हमारा चल जाएगा। तो यहाँ हमने कोई एल्किन ली, एल्किन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। अब एम से हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ए और एम दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, जो इनके बॉन्ड खुले हुए हैं, ठीक है। ये बॉन्ड जब इनको खुलेगा तो एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा ये, तो दूसरे बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? एम, और कार्बन के चारों बॉन्ड खुल जाएंगे, और ये क्या प्राप्त होगा हमें? योगात्मक अभिकर्मक। कैसे हुई अभिक्रिया? डबल बॉन्ड किस पे स्थानांतरित हो जाएगा? एक सी पे, जिस सी पे स्थानांतरित हो जाएगा उस पर माइनस, जिससे होगा उस पर प्लस, ठीक है। अब ए और एम को ब्रेक कर लीजिए, ए पे माइनस और एम पे प्लस। तो प्लस किससे जुड़ जाएगा? माइनस वाले से, और माइनस वाला किससे जुड़ जाएगा? प्लस वाले से। तो ए जुड़ जाएगा किससे? जिस पे आया हुआ था माइनस, और एम जुड़ जाएगा जिस पे क्या आया हुआ था? प्लस।
अब हमने यहाँ रिएक्शन कराई है किसकी, Br2 से, तो Br2 में दोनों के दोनों में से एक पे आ जाएगा Br पे प्लस और एक Br पे आ जाएगा माइनस। अगर हम इसकी बात करेंगे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 तो इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी थी, Br2 से, तो Br सिंगल बॉन्ड, Br जब ये बॉन्ड स्थानांतरित हो जाएगा इस पे, तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, और इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से, प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस वाले से, तो एक जुड़ेगा इससे, दूसरा जुड़ेगा इससे, और कंपाउंड हमें बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला प्राप्त हो जाएगा, ये जो हमें बाद में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला CH2Br CH2Br, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। थोड़ा फास्टली बोल रहा था, अगर वीडियो समझने में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। व्यूज़ मेरे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और मुझे कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, लोग देख भी रहे हैं वीडियो को, इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाइए। प्रॉमिस करता हूँ आपको अगली क्लास में लेके चलेंगे और अगले साल फिर पढ़ेंगे अपने इसी चैनल पे केमिस्ट्री गुरुजी पे। थैंक यू।